नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे। अभिलाष पांडे जबलपुर से हैं। विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की या अपने सक्रिय जीवन की उन्होंने शुरुआत की है। उसके बाद वे लगातार युवा मोर्चा में काम करते रहे हैं। युवा मोर्चा के वो उपाध्यक्ष भी रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहते हुए इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। डायनामिक हैं, युवा हैं, जोश और ऊर्जा से भरपूर हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से वो पार्टी को मजबूत बनाएं और युवाओं को जोड़ें, उनकी समस्याओं को सरकार तक ले जाएं और उनको समाधान कराएं। अभिलाष जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिलाष जी, आपने अभी जो कार्य समिति घोषित की है वो घोषित होते ही विवाद में आ गई है। उसमें परिवारवाद की झलक ज़्यादा दिखाई दे रही है। सारे नेता पुत्रों को आपने एक सिरे से नवाज दिया है। नरेंद्र सिंह जी तोमर का बेटा हो, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का बेटा हो, कैलाश जी का बेटा हो, मालिनी जी का बेटा हो, बेटे ही बेटे हैं। आम कार्यकर्ता कहाँ हैं? देखिए, मैंने मध्य प्रदेश की जो कार्य समिति के पहले प्रदेश के पदाधिकारियों की घोषणा की थी, उस प्रदेश के पदाधिकारियों की घोषणा में मैंने हर वर्ग के कार्यकर्ता का ध्यान रखा था और हमने उन कार्यकर्ताओं को अवसर भी दिया था। मेरी जब पूरी टीम को आप उठा के देखेंगे तो हर वर्ग का समावेश है और काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मैंने अवसर दिया है। जो नीचे से काम कर आ रहे थे वो सारे कार्यकर्ता उसमें पदाधिकारी के रूप में सम्मिलित किए गए। जहाँ तक बात है प्रदेश की कार्य समिति की घोषणा की, प्रदेश की कार्य समिति की घोषणा मैंने उन युवाओं को उसमें शामिल किया है जो युवा फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, युवाओं के बीच में काम कर रहे हैं। उन सारे युवाओं को मैंने प्रयास किया है कि उनके पिताजी बड़े आदमी है ना, ये भी तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपको वही वो युवा काम कर रहे हैं पर उनके पिताजी बहुत बड़े हैं। उसी दिशा में जा रहा हूँ। आपने 2, 3, 4, 5 नामों का जिक्र किया। हाँ, मैं प्रभास झा के बेटे का नाम भूल गया। उस कार्यकारिणी में बहुत बड़ी संख्या में नौजवान ऐसे हैं जिनके पिता राजनीति में भी नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पीछे कोई बोलने वाला भी नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर काम कर रहे हैं, जिनको हमने ढूंढ कर छांट कर निकाला है। और किसी का नेता पुत्र होना या नेता पुत्र ना होना ये किसी की मेरिट या डीमेरिट नहीं है। कुल मिलाकर मैंने जो भी मेरे फील्ड में काम करने वाले लोग मुझे दिखे, मैंने उन सारे लोगों को उसमें समाहित किया है। उसमें बेशक कुछ नेता पुत्र भी हैं और कुछ कार्यकर्ता भी। उसमें होता क्या है अभिलाष जी, ये मेरी आपत्ति नहीं है, मुझे इस पर आपत्ति भी नहीं है। लड़का काम अच्छा कर रहा है तो आप ठीक कह रहे हैं। उसका पिता क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब ये नॉर्म्स आपकी पार्टी ने और आपके पार्टी के बड़े नेताओं ने बनाए। राजीव गांधी अच्छा काम कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे परिवारवाद है। इंदिरा गांधी बहुत अच्छा काम कर रही थी, आपकी पार्टी के दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी कहते थे परिवारवाद है। संजय गांधी डायनामिक थे, आडवाणी जी कहते थे परिवारवाद है। दूसरे का बच्चा अच्छा काम करके जब आता है ना तो आपकी पार्टी को परिवारवाद लगता है, इसलिए मुझे कहना पड़ा ये परिवारवाद है। देखिए, मेरा इस विषय में ये कहना है कि राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके पहले क्या थे? संजय गांधी जब एक स्ट्रीम में थे तो उसके पहले संजय गांधी क्या थे? इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी उसके पहले क्या थी? वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी थी। मैं कह रहा हूं ना, उसके पहले क्या थी? सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना या प्रधानमंत्री बना देना ये मेरी पार्टी या मेरी विचारधारा का काम नहीं है और हम ये करते भी नहीं हैं। प्रदेश वर्किंग कमेटी में हमने लोगों को रखा है, उनसे हम काम लेंगे, उनके काम के आधार पर आगे उनका सिलेक्शन होगा। कुल मिलाकर प्रदेश की वर्किंग कमेटी में उन युवाओं को मैंने शामिल किया है, चाहे वो नेता पुत्र भी हो सकते हैं, लेकिन वो काम करेंगे। और हमने बहुत सारे प्रदेश का वर्किंग कमेटी के मेंबर्स बनाए, उनके साथ वो भी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप से काम करने वाले हैं। अभिलाष जी, अभी मध्य प्रदेश ने बहुत ज़बरदस्त किसान आंदोलन देखा। मंदसौर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, 7 किसान मारे गए। और इस आंदोलन में वो बुजुर्ग किसान नहीं थे, इस आंदोलन में नौजवान किसान थे जो ब्रांडेड जीन्स पहने हुए थे, जिनके हाथ में 1-1, 2-2 मोबाइल थे, जिनके जो रेबन का चश्मा लगाए हुए थे और आंदोलन कर रहे थे। यह आंदोलन युवाओं का आंदोलन था, इसलिए शायद हिंसक भी हुआ, इसलिए शायद जोश भरा भी हुआ। युवा मोर्चा के नाते इस आंदोलन का जो परसेप्शन उभर कर सामने आया कि युवा किसान इस वक्त सरकार से नाराज है। आप माने ना माने, आप कृषि कर्मण पुरस्कार का उदाहरण दें, आप बहुत हैवी उत्पादन का उदाहरण दें, कृषि को, खेती को लाभ का धंधा बना दिया। मैं तमाम उन तर्कों को दरकिनार करते हुए कहता हूं कि उसके बावजूद भी ये आंदोलन हुआ, दमदारी से हुआ और इसको युवाओं ने संभाला। क्या आपको लगता है कि किसान नौजवान, गांव का नौजवान बीजेपी से विमुख हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी
युवा मोर्चा की जिम्मेदारी है कि उसको संभाल कर वापस लाए? देखिए, जो मध्य प्रदेश में एक इंसिडेंस हुआ और हम सब ने देखा भी मंदसौर के अंदर, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार के विकास के काम और कृषि के अंदर जो ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की सरकार ने बढ़ाई, उसके कारण मध्य प्रदेश में जो सिंचित एरिया जो मध्य प्रदेश की सरकार ने बढ़ाया, तो एक नियम है उत्पादन और उसकी खपत का। जब हम उसके अनुपात पे देखते हैं तो उत्पादन जब ज़्यादा संख्या में होता है और उसका खपत यदि कम संख्या में है तो निश्चित तौर पर चीज़ों के दाम गिरते हैं। ये तो अर्थशास्त्र और का नियम ये अर्थशास्त्र का नियम है, ये सामाजिक नियम भी है। जब कोई बहुत ज़्यादा डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, कुल मिलाकर जो ये पूरा मूवमेंट था, सरकार की योजनाएं थी, सरकार ने बहुत सारे लाभ की चीज़ें की थी और इस प्रकार का आंदोलन एक उपजा। और लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ कि ये आंदोलन कोई कृषक आंदोलन के रूप से मध्य प्रदेश के अंदर जो हिंसक घटना हुई, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का किसान वो किसान है जो हिंसक गतिविधियों में कभी सम्मिलित नहीं हो सकता। उसके पीछे मैंने खुद इंदौर का हम सब ने वीडियो देखा है कि इंदौर के नेताओं ने किस प्रकार की हरकत की। कांग्रेस के विधायकों ने उसके पीछे जाके थाने जला दो, बसें जला दो, गाड़ियां जला दो, इस प्रकार का जो वैसीपन मैं कहूं और विकृत मानसिकता का प्रकटीकरण इस आंदोलन के पीछे लोगों ने कर दिखाया। किसान के पीछे छुपा हुआ चरित्र देखने की हमको वीडियो आप आवश्यकता है। ऐसा कह सकते हैं कि वो तो खैर रेत वाला मामला था जिसमें वो शकुंतला कह रही है खटीक की थाना जला दो, या आप हमारे इंदौर के एक विधायक हैं जीतू पटवारी, अगर आप उनका उल्लेख कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आई जाओ रे तुम्हारी, वो जो उन्होंने मालवी भाषा में कहा, वो मैं कह रहा हूँ कि किसान, नौजवान किसान नाराज तो था, तब तो सड़कों पर आया। युवा मोर्चा के नाते क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उस नौजवान किसान को आप समझाएं, बुझाएं और वापस अपनी पार्टी की विचारधारा पे लाएं, क्योंकि गांवों से ही आप सबसे ज्यादा सीटें जीते हैं। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उस बात को लेकर युवा मोर्चे ने एक कार्यक्रम भी बनाया है। मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी उस विषय में चर्चा हुई है, संगठन महामंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी, कि हम एक युवा किसान मित्र के नाम से लोगों के बीच में जाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार के जो काम हैं और कांग्रेस की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के जो अंतर हैं, जो काम हमने इतने वर्षों में कर दिखाया है, कहीं ना कहीं वो सारे कामों के विषय में युवाओं को ये बात की जागरूकता भी देने की आवश्यकता है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, सरकार हमारी किस तरह का काम कर रही है, सरकार के कौन कौन से ऐसे आयाम हैं जिस क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। किसानों के हित में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो जो कदम उठाए हैं, उन सारे कदमों को हम बीच बीच में लेकर जाते भी हैं और आगामी समय में भी हम उनके बीच में जाने वाले हैं। अभी कल से एक किसान हमारी यात्रा चालू हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसान यात्रा लेकर हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी निकलेगी, जिसमें हम लोगों को ये बताएंगे। मुख्यमंत्री जी की यात्रा में बड़ी रुचि है, कभी नर्मदा यात्रा कर लेते हैं, कभी किसान यात्रा कर लेते हैं। देखिए, यात्रा के माध्यम से जनजागरण करने का प्रयास मुख्यमंत्री जी करते हैं। निश्चित तौर पर जब जब भी समाज में जनजागरण हुआ है, किसी न किसी यात्रा और किसी न किसी उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री जी निकले हैं। नर्मदा सेवा यात्रा का आपने जिक्र किया है, तो इस बात को लेकर भी मैं मुख्यमंत्री जी को साधुवाद भी दूंगा। और 2 जुलाई को हम एक पूरे विश्व का एक इतिहास बनाने वाले हैं कि 6 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। कुल मिलाकर नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर मुख्यमंत्री जी ने अपनी वो यात्रा निकाली थी, जिसमें बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के नौजवान भी शामिल हुए थे। जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों के हितों को लेकर भी युवा मोर्चा नीचे तक जाएगा और उनके बीच में जाकर हम मुख्यमंत्री जी की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए हुए कामों को हम युवाओं तक बताएंगे और उनको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं उससे आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। और जो उनको लोग भ्रमित कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक लोग राजनीतिक रोटियां सत्ता प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उन सारी बातों का उल्लेख भी हम उनसे करने वाले हैं। आपकी जो कार्य समिति है, इसमें ग्रामीण चेहरे हैं कि सब शहरी चेहरे लग रहे हैं? जितने भी चेहरे जो बड़े नाम आए तो सब इंदौर, भोपाल, जबलपुर के राजनीतिक चेहरे, इसमें ग्रामीण चेहरे कहाँ हैं? मनासा का, नीमच का, सुहासरा का आदमी बच्चा कहाँ है इसमें? आपको मेरी जब कार्यकारिणी को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सुहासरा का भी मिलेगा, नीमच का भी आदमी मिलेगा, सिंगरौली के अंदर ग्रामीण क्षेत्र का आदमी भी मिलेगा, बालाघाट के अंदर बारासिवनी का व्यक्ति भी मिलेगा, झाबुआ के अंदर थांदला का भी व्यक्ति मिलेगा, धार के अंदर का भी व्यक्ति मिलेगा। आप जब उस कार्यकारिणी को बहुत विस्तृत रूप से देखेंगे तो सारे लोगों को हमने समाहित किया है। दूसरा, एक बड़ा अभियान लेकर मध्य प्रदेश युवा मोर्चा इस बार उतरने वाला है। एक बड़ी हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश का भारतीय जनता युवा मोर्चा ऐसा है जिसको एक अलग से परमिशन मिली है कि हम पंचायत तक कार्यकारिणी के गठन को लेकर जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जितनी पंचायत होंगी उन पंचायतों में 11-11 हम सदस्यों का गठन करने वाले हैं और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्लेटफॉर्म देने का काम युवा मोर्चा करेगा और उनको बड़ी संख्या में नौजवानों को हम अपने साथ सहेज के और जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विकास गाथा के साथ और मुख्यमंत्री जी के जितने भी काम हैं उसके साथ जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं।
चूँकि वो आपकी पार्टी की तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही एक बड़े नेता की बेटी हैं, इसलिए आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि आप उस परिवारवाद को नकारें। पूनम महाजन जो हैं वो प्रमोद महाजन की पुत्री हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि पूनम महाजन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसी नेता की पुत्री भी हैं, लेकिन पूनम महाजन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने राष्ट्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया, इससे पहले अनुराग जी की टीम में उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए पूनम महाजन का चयन नहीं हुआ है, नीचे से काम करते हुए आई हैं और निश्चित तौर पर पार्टी ने उनकी योग्यता के आधार पर उनको फिर से युवा मोर्चे के अध्यक्ष के पद से जो नवाजा है, और बहुत डायनेमिक लीडर हैं, बहुत ताकत के साथ काम भी करती हैं। पूरे देश में जो बेरोजगारी का आलम है उससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। नई नौकरियां नहीं निकल रही हैं और मध्य प्रदेश में तो एक बहुत बड़ा व्यापम हुआ है, वो भी हालांकि राजनीति का भेंट चढ़ गया और वास्तव में जो उसके दोषी थे वो वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाए। और व्यापम से आप इसलिए इनकार नहीं कर सकते कि उसमें आपकी पार्टी के मंत्री जेल गए, तो जिम्मेदारी तो है आपकी। उस व्यापम ने बहुत सारे बच्चों का भविष्य लील लिया है 5 सालों में, और जो बच्चे जैसे तैसे डॉक्टर बन गए सिस्टम का शिकार होकर, उनकी भी अब डॉक्टरी भी नहीं रही, उनकी ना माया मिली ना राम। तो इस समय जो मध्य प्रदेश का जो नौजवान है वो नौकरी के लिए छटपटा रहा है, सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही हैं। क्या युवा मोर्चा उनकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगा कि नौकरियां ज़रूर बच्चों के लिए दी जाए? देखिए, मध्य प्रदेश में जो व्यापम की बात होती है हमेशा, ये व्यापम की समस्या कब से उपजी और कब तक कब कहाँ क्या चलता था मध्य प्रदेश में, ये हम और आपसे अछूता नहीं है। ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें मध्य प्रदेश में कागजों में लिखकर लोगों की नौकरियां लगा दी जाती थी। ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें कुछ लीडर्स अपनी अनुशंसा करते थे और लोगों को तुरंत उसकी नौकरी दे दी जाती थी। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो पारदर्शिता लाने का जो काम किया है, इस बात के लिए मुझे लगता है कि उनकी पीठ थपथपाने की आवश्यकता है कि व्यापम को यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं चाहते तो कोई व्यापम को उखेड़ भी नहीं सकता था और कोई पकड़ भी नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने ये पारदर्शिता रखी। इंदौर से भी जुड़ा हुआ बहुत बड़ा व्यापम के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा था जिसमें इंदौर का भी नाम शामिल था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस बात से निर्भीकता के साथ उससे लड़ाई लड़ी और अंत में कोर्ट में भी जाकर उनको इस बात की क्लीन चिट मिली। कुल मिलाकर व्यापम का जो मुद्दा था उसमें पारदर्शिता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रखी। आपका एक मंत्री जेल गया, लेकिन उसमें मैं बता रहा हूं आपको, मध्य प्रदेश ये नहीं कह सकते कि आपकी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं। वही मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता के हिसाब से और इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करते हुए कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति उसमें फंसे या किसी परिवार का व्यक्ति फंसे, जो भी दोषी थे उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने कड़े से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए और वो मध्य प्रदेश के सामने भी है। लेकिन इसी के पीछे कई ऐसे और भी पहले राजनीतिक पार्टियां थी, उन पार्टियों ने क्या क्या किया है ये हम और आप सब जानते हैं। कुल मिलाकर जहां तक आप नौकरियों की आपने बात की है, मध्य प्रदेश में नई नौकरियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार चिंतित भी है और मध्य प्रदेश नए नए प्रकार के कार्यक्रम भी लेकर आ रही है। अभी हमने एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की बात की जाए, चाहे मुख्यमंत्री कॉन्ट्रैक्टर योजना की बात की जाए, कई ऐसी योजनाओं से मुख्यमंत्री जी के माध्यम से युवाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। अभी एक कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, हमारे रोजगार विभाग के साथ मिलकर युवा मोर्चा भी उस कार्यक्रम में हमने उनसे आग्रह किया है कि एक रोजगार संवाद करके हम युवाओं के बीच में जाएं कि उनका डायरेक्शन क्या हो, कैसे उनको काम मिले, कौन सी ऐसी नौकरियों में यूथ जा सकते हैं। और अलग अलग स्थानों पे युवा निश्चित तौर पर रोजगार उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती भी है, क्योंकि नोटबंदी के बाद अभिलाष जी, नोटबंदी के बाद नौकरियां जा रही हैं, आईटी सेक्टर में नौकरी जा रही है। सारे लोग बड़े बड़े लोग बोल के 3-3.5 करोड़ नौकरियां, भारतीय मजदूर संघ का ये आकलन है, आपका ही संगठन है एक, उसने कहा कि नोटबंदी के बाद 3.5 करोड़ नौकरियां गई। आईटी सेक्टर के अंदर 4 लाख नौकरियां जा रही हैं और नोटबंदी के बाद कारोबार में 40% की गिरावट आई है। एसोचैम की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के कारण, गिरावट आने के कारण लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। नोटबंदी ने हमारी जीडीपी में गिरावट लाई है, जीडीपी हमारी 7.5 से गिर के 6.5 पर आ गई है। ये सब सरकारी आंकड़े, मेरे और आपके आंकड़े नहीं हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कि हालत खराब है, आर्थिक स्थिति में हम डाबाडोल, हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति देश की खराब हुई है नोटबंदी के बाद। तो बेरोजगारी सीधी सीधी दिख रही है। अब सरकार, युवा मोर्चा नौजवानों के लिए क्या योजना बना रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1.5 साल बाद आपको चुनाव में जाना है। देखिए, निश्चित तौर पर इस विषय को लेकर अभी हम एक प्लान भी कर रहे हैं और उस प्लान में अभी हम वर्किंग कर रहे हैं। उसको करने के बाद हम उस प्लान को लेकर आएंगे। और जो आपने मुझे सुझाव भी दिया है कि रोजगार के विषय में कोई बड़े अहम कदम होने चाहिए,
हम निश्चित तौर पर इस विषय में पूर्णता से विचार करते हुए कोई नए तरीके से काम करेंगे। 1 जुलाई से वेट आ रहा है और जीएसटी आ रहा है 1 जुलाई से, और इस जीएसटी को लेकर मैं देश की बात तो नहीं करता, हालांकि सूरत जयपुर के व्यापारी भी नाराज हैं, आप अखबार में पढ़ रहे हैं। मैं अपने मध्य प्रदेश की अगर मैं आपसे बात करूं तो 30 जून की रात को घंटा बजेगा, जीएसटी लागू हो जाएगा, और 30 जून को रात को मध्य प्रदेश के व्यापारी भी घंटी बजाएंगे और हड़ताल पे चले जाएंगे। बहुत सारे व्यापारी पुत्र युवा हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। व्यापार पहले से ही 40% नीचे चला गया है नोटबंदी के बाद, जीएसटी से और परेशानी आने वाली है। ऊपर से सरकार ने ऐसा आदेश निकाल दिया है, कलेक्टर्स को यह पावर दे दिए कि वो चाहें तो व्यापारियों पर रासुका लगा दें। सवाल ये है कि वो व्यापारी वर्ग जो जनसंघ के ज़माने से, जब दीपक चुनाव चिन्ह हुआ करता था, तब से आपका मतदाता है, आपका समर्थक है, और रुपए 2 रुपए देके आपकी पार्टी को खड़ा करता रहा। आज आपकी पार्टी के पास अडानी है, अंबानी है। उस जमाने में आपकी पार्टी के पास अडानी अंबानी नहीं हुआ करते, तो उस जमाने के टाटा बिरला कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। तब यही व्यापारी रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए देकर आपको खड़ा करता था। आज ये व्यापारी के ऊपर जीएसटी से बहुत बड़ा संकट आने वाला है। युवा मोर्चा में उन व्यापारियों के बच्चे काम कर रहे हैं। क्या स्थिति सिनेरियो आप समझ रहे हैं, और उस सिनेरियो को समझकर, वो चिंता को समझकर आप मुख्यमंत्री के साथ क्या शेयर कर रहे हैं, और किस तरह से व्यापारियों को राहत देने के बारे में युवा मोर्चा सोच रहा है? क्योंकि जब पिता परेशान होगा, जब दुकान में काम धंधा नहीं होगा, तो बच्चा आपके साथ राजनीति कैसे करेगा? नहीं, बिल्कुल आपका ठीक मत है कि यदि किसी व्यापारी को कोई समस्या है और जीएसटी के आने से कुछ लोगों को कोई समस्या, और बाकी सारी बातें जो आपने मुझे कही हैं, जीएसटी बिल के आने से निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत समस्याएं हमें प्रारंभिक तौर पर होंगी। नोटबंदी के बाद भी हमें प्रारंभिक तौर पर कई ऐसी समस्याएं आई थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके फ़ायदे होंगे। इस देश में जिस तरह से लोगों ने माहौल बनाया था जब नोटबंदी हुई थी, कि नोटबंदी के बाद पूरा देश का माहौल ख़राब हो जाएगा, पूरा देश पीछे चला जाएगा, लेकिन देश को बचाना था तो आदरणीय मोदी जी ने ये फैसले लिए, और कड़े फैसले लिए, और उसका लाभ आगामी समय में होगा। उसी तरह से जीएसटी बिल भी है कि अलग अलग प्रकार से लोगों के जितने टैक्सेस होते थे, टैक्स भरने के अलग अलग तरीके होते थे, कई जगह टैक्सों में धांधलियां हुआ करती थी। आखिर इस देश में जितनी % पॉपुलेशन है, जितने % व्यापारी हैं, उसमें से कितने % लोग टैक्स देते हैं, इस बात का भी चिंतन करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यदि देश को बचाना है और देश को चलाना और देश को विकास की ओर अग्रसर करना है, इन सारी बातों को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी का एक फैसला लिया है। हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना हम सब व्यापारी बंधुओं को करना होगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा कि वो किस राजनीतिक दल के हैं, किस विचारधारा के हैं। यदि वो व्यापारी हैं तो हो सकता है कुछ समस्याएं हों, लेकिन बाद में लंबे समय तक देश को उसका फायदा होगा। व्यापारियों को भी एक ही बिल पर सारी चीजें अपनी पेड करनी होंगी। कुल मिलाकर अलग अलग स्थानों पर दरवाजा अभी तो व्यापारी बहुत नाराज हैं, वो हड़ताल पे जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश बंद का आह्वान है 30 तारीख को, और कम से कम 50-80 शहरों से समर्थन आ गया है। देखिए, जब भी कोई नई चीज आती है, स्थायित्व से चलने वाली चीज के अगेंस्ट कोई नई चीज आती है, तो रोष और कई ऐसी प्रकार की चीजें उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। आप व्यापारियों के बच्चों को, जो युवा, उनको कैसे समझाएंगे? देखिए, उनके बीच में युवा मोर्चे हम भी बात करेंगे, हमारे लोग भी बात करेंगे, पार्टी भी इस काम पे लगेगी, लोगों को हम ब्रीफ करेंगे, बताएंगे। कई नौजवान जो व्यापारी हैं वो आपके साथ काम करते होंगे? बहुत बड़ी संख्या में नौजवान हमारे साथ हैं, मैं उनको सबको काम पे लगाने वाला हूं। कल ही हम इस विषय को लेकर भोपाल में हम सब लोग बैठे थे, और जीएसटी के ऐसे कौन से पॉजिटिव थिंग्स हैं जिसको लेकर हम साफ सवाल आपसे कर रहा हूं, साफ उत्तर आपसे चाहता हूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते व्यापारियों पर रासुका लगाने के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं, सरकार ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं, वो सरकार के अपने डायरेक्शन है। सरकार ने सारी चीज़ें सोचकर अपनी बातें कही हैं। जो सरकार ने डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन पे ही समाज के लगनी साथ चाहिए व्यापारियों पर या मुझे नहीं? इस बात की जानकारी नहीं है कि रासुका का कोई विषय आया है कि नहीं। कुल मिलाकर कलेक्टर कोई पावर दे दी गए हैं कि वो हड़ताल करने वाले व्यापारियों पर चाहें तो रासुका लगा सकते हैं। क्या व्यापारी गुंडे हैं जो उन पर रासुका लगना चाहिए? देखिए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या ऑर्डर आया है। मैं एक बार उसको देखूंगा, फिर उसके बाद में कुछ कह सकूँ। अभिलाष जी, मैं पिछले कई सालों से युवा मोर्चा कार्यप्रणाली को देख रहा हूँ। जबलपुर के धीरज पटेरिया जी थे, वहाँ से अगर मैं बात करूँ, विश्वास सारंग, जीतू जिराती और आप, मुझे लगता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की एक अनुगामी मतलब हो गई। वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व
जो बनना चाहिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का। जैसे आप देखें कि कांग्रेस में यूथ कांग्रेस का था संजय गांधी के ज़माने में, वैसा भारतीय जनता मोर्चा का वो ताकत, वो माहौल क्यों नहीं बन पाता? पिछलग्गू आप पार्टी अध्यक्ष के, पार्टी संगठन के, ऐसा क्यों? आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि फ्री हैंड दिया तो कांग्रेस का अस्तित्व, युवा कांग्रेस का उस समय था जब संजय गांधी थे। उसके बाद संजय गांधी के बाद आज कितना लंबा कालखंड समाप्त हुआ, युवा कांग्रेस कहाँ गई? कुल मिलाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की एक यूथ विंग है, जिसमें हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर काम करते हैं युवाओं के बीच में। कुल मिलाकर लेकिन पार्टी, हमारा मूल संगठन, हमारा मातृ संगठन भारतीय जनता पार्टी है, जिसके लिए हम काम करते हैं, उसके विचार को लेकर हम काम करते हैं। जहाँ तक कि आपकी बात है फ्री हैंड की, निश्चित तौर पर युवा मोर्चे को पूरा फ्री हैंड है। युवा मोर्चा समाज के बीच में काम कर सकता है, लेकिन पार्टी की रीति नीति से हटकर युवा मोर्चे को कोई भी काम करने का अधिकार नहीं है। आपकी सरकार साहब एक युवा नीति क्यों नहीं बनवाते, जो एक नीति केवल युवाओं के लिए? बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया है। एक युवा नीतियों के विषय में मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई है और उनसे मैंने एक आग्रह भी किया है कि आप मध्य प्रदेश के अंदर आपने जो घोषणा की थी कि हम एक युवा आयोग बनाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी इसमें चर्चा हुई है, बड़ी पॉजिटिवली उनने भी रिस्पॉन्स किया है और हमने ये कहा है कि मध्य प्रदेश के युवा नीति को लेकर एक युवा आयोग जैसा जो गठन होना चाहिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात के लिए आश्वस्त भी किया है और कहा है कि हम इसको बनाएंगे और एक अच्छी पॉलिसी लेकर, युवाओं की एक पॉलिसी बनाकर एक युवा आयोग का गठन भी मध्य प्रदेश में। अच्छा, मेरा ये भी अनुभव रहा है कि आप लोगों से काम तो बहुत करवाया जाता है। जैसे भगवान राम ने जब रावण से युद्ध लड़ा तो उनकी एक बानर सेना थी और वो बानर सेना ने बहुत उत्साह से लड़ाई लड़ी और रावण को परास्त होना पड़ा और उस बानर सेना का ही बड़ा योगदान था। लेकिन बाद में जब युद्ध समाप्त हो गया, इतिहास में राजा राम अयोध्या में सत्ता में काबिज हो गए, तो जो नाम आते हैं वो बानर सेना का कहीं नाम नहीं आता। वो बाली हैं, सुग्रीव हैं, अंगद है, हनुमान जी है, नल, नील है और बहुत हुआ तो जामवंत है। ये 5-6 कैरेक्टर हैं जो नाम आते हैं, बाकी बानर सेना कोई याद नहीं करता। तो जब आप लोग विपक्ष में थे ना, तब यूथ मोर्चा, युवा मोर्चा लड़ाई लड़ता था, जेल भरता था, लाठियाँ खाता था, पुलिस की आंसू गैस झेलता था। सत्ता आती है तो वही 2-4-5 नाम है, बानर सेना का काम नहीं है। तो ये आप बानर सेना कब तक बने रहेंगे, या कुछ थोड़ा बहुत नया भी कुछ करेंगे? कुछ आपको भी जामवंत, बाली, अंगद, सुग्रीव इनकी श्रेणी में रखा जाएगा? देखिए, जब राम भगवान ने युद्ध लड़ा तो उसमें आपने जो नाम लिए वो सारे लोग उसमें थे, बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन हर बानर अपने आप में, हनुमान जी में अपने आप को देखता था। हर वहाँ का जो योद्धा था वो जामवंत में नल, नील पर और अंगद पे अपने आप को देखता था। कुल मिलाकर इसी तरह का ये युवा मोर्चा भी है कि हमारा हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को कमल को ही आदर्श मानकर काम करता है। कमल खिलाना हमारा उद्देश्य है और हम हमेशा नारों पर भी ये कहते हैं कि युवा मोर्चा वो डंडा है जिसमें पार्टी का झंडा है। कुल मिलाकर रीढ़ की हड्डी युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की है और उस रीढ़ की हड्डी के नाते हम काम करते हैं। कमल खिलाना हमारा उद्देश्य है और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी, जो आने वाले समय में युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है, लोग कहते हैं, हमारे बड़े नेता भी कहते हैं, अभी हमारे परसों मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा ही बीजेपी का भविष्य आने वाले समय में। हाँ, यहाँ से लीडर्स निकल युवा मोर्चा में रहे निश्चित तौर पर और एक समय अवधि के अंदर जब लोग युवाओं से आगे बनकर जब पार्टी के अंदर हम जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे नौजवानों को अवसर मिलता है और जो नेतृत्व करते हैं। यदि मैं देश की राजनीति की बात करूं तो देश में ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज जी हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, कैलाश जी हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो देश की राजनीति के अंदर एक चमकते हुए सितारे हैं। कुल मिलाकर ये सारे युवा मोर्चे से ही निकले हैं और युवाओं को अवसर देना, ये मैं कहता हूं, ये तो इस बात के लिए मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि युवा मोर्चे के जितने लोगों को जब अवसर चुनाव मिला, होते हैं या चुनाव होते हैं तब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बेचारे टिकट से दूर हो जाते हैं। देखिए पार्षद तक का टिकट आप नहीं देते हो? नहीं, बहुत सारे ऐसे नौजवानों को टिकट भी मिलता है, अलग अलग स्थानों पर लड़ते भी हैं। मैं बहुत बड़ी संख्या मेरे साथ इस बार काम कर रही है, जिसने पिछली टीम में हमने काम किया था, बहुत बड़ी संख्या में हम सब लोग अभी आज इस बार कितने विधायक युवा मोर्चा के कितने हैं? सारे आप देखिए ना, हमारे पिछली बार युवा मोर्चा में रहे उन्हें टिकट मिल गया। देखिए कितने सारे युवा मोर्चे के हमारे विधायक, रमेश बटेरे हमारे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, रामकिशोर कांवरे हमारे साथ उपाध्यक्ष थे, जीतू जराती हमारे अध्यक्ष थे, उत्तम ठाकुर हमारे छिंदवाड़ा से हमारे साथ कोषाध्यक्ष थे, ऐसे बहुत सारे, आशीष शर्मा हमारा विधायक है, राजेंद्र वर्मा मेरे साथ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे। कुल मिलाकर युवा मोर्चे के बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। अभी आपके गजेंद्र भाई हमारे यहाँ से, सुभाष भाई हमारे सांसद हैं,
वो युवा मोर्चे के महामंत्री रहे हैं, विश्वास जी हमारे अध्यक्ष रहे हैं। कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनको पार्टी अवसर देती है और वो चुनकर विधानसभाओं के अंदर जाते भी हैं। आने वाले समय में युवाओं को ही अवसर पार्टी देती है अपनी यूथ विंग के हिसाब से, तो बहुत सारे लोगों को अवसर देती है और आगामी समय में भी पार्टी देगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि कमल खिले, ये उद्देश्य युवा मोर्चे का होना चाहिए और पूरे मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिले, यही हमारा लक्ष्य है। अब देखिए, इस वक्त कांग्रेस बड़ी एग्रेसिव मूड में है। वो 3 चुनाव हार चुकी है, 2 चुनाव हार चुकी है और तीसरा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव भी वो हार चुकी है। तो इस बार कांग्रेस को लग रहा है कि डू और डाई, करो या मरो, ये लास्ट चांस उनको लग रहा है। दे आर वेरी इन एग्रेसिव मूड। तो क्या युवा मोर्चा उनसे, जो एग्रेसिव मूड है कांग्रेसियों का, जिसमें आपने भी कहा, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि ये तो सब हिंसा कांग्रेसियों ने करवाई, मुझे समझ में नहीं आता कि जिस कांग्रेस के कहने से एक चुनाव नहीं जीत पा रहे, मतदाता वोट नहीं डाल पा रहा, उन कांग्रेसियों के कहने से बसें फोड़ रहा है, जला रहा है। खैर, ये मेरा परसेप्शन है, पर आप लोग तो यही कह रहे हो कि कांग्रेस हिंसा करवा रही है। तो क्या हिंसक कांग्रेस या एग्रेसिव कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए युवा मोर्चा भी तैयार है? संघ की शाखाओं में लठ चलाना तो सिखाया ही गया है आप लोगों को। देखिए, जो आपने कहा डू एंड डाई, कांग्रेस ने उसका उदाहरण अभी किसान आंदोलन के अंदर दिया है। करो या मरो की नीति को लेकर कांग्रेस उतरी है और मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2018 और 2019 में मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा। और कांग्रेस की नीति, नियत, नारा और उनके नेता, इन सारी बातों को समाज ने अस्वीकार भी किया है और समाज ने इसको बहिष्कार भी किया है कि उन्होंने इतने वर्षों तक मध्य प्रदेश में या देश में राज किया, देश की दशा और दिशा क्या हुई। आज मध्य प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकारें हैं। आप देखिए किस तरह से विकास की गाथा की ओर आदमी अग्रसर हो रहा है, देश का स्वाभिमान बढ़ा है, राष्ट्रीय हितों के मुद्दों को लेकर देश लड़ रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया। इसी के लिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हम सब ने देखा मध्य प्रदेश में कैसे खंभे नोचे गए, मध्य प्रदेश में कैसी हिंसक वारदातों को अंजाम देने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। कुल मिलाकर कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। इस कारण कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। लेकिन युवा मोर्चा डंडे के बल पर नहीं, रचनात्मक, सृजनात्मक और अच्छे सकारात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज के बीच में जाएंगे, हम जन जागरण करेंगे, हम सरकार की योजनाओं को लेकर जाएंगे और विकास के साथ और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ हम लोगों को जोड़कर और फिर से 2018 और 19 में फिर से मध्य प्रदेश की धरती पर कमल खिलाएंगे। बहुत धन्यवाद अभिलाष पांडे आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों से बात की। आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा अभिलाष पांडे का, जो ये कह रहा है कि अपनी रचनात्मकता, अपनी ऊर्जा और अपनी संरचनात्मकता के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गांव-गांव, टोले, जमूरे और मोहल्ले जाएंगे, एक बूथ 10 यूथ, और इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। पार्टी में जो झंडा है वो युवा मोर्चा के डंडा में ही लगता है और वक्त आने पर ज़रूरत पड़ी तो ये डंडे का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब तक भारतीय जनता युवा मोर्चा का कमान अभिलाष पांडे जैसे आत्मविश्वासी युवा के हाथ में है, तब तक उम्मीदें जागृत रहती हैं, उम्मीदें कायम रहती हैं। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ये अलग बात है कि राम का जब राज्याभिषेक हो जाता है तो वानर सेना पता नहीं कहाँ चली जाती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कहाँ लगा, कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।